जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन। पार्वती, थोड़ा जल्दी करो ना, कहीं विवेक नींद से उठ ना जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, हमारे बच्चे विवेक की जिंदगी अब आपके हाथ में है। इसकी रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विवेक सिर्फ 8 साल का छोटा सा बच्चा था। विवेक, मेरे बच्चे, मेरे लाल, हम तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर पार्वती और रामू दोनों पहाड़ी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। पार्वती, घर में कुछ छूटा तो नहीं है जिससे विवेक को हमारे बारे में पता चल सके? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे विवेक को कुछ भी पता चल सके। इसके बाद रामू और पार्वती दोनों पहाड़ से छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? मेरी बात सुन रही हो ना? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। विवेक अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ तो यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई है? विवेक अपनी माँ को न देखकर परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। अरे मोहन चाचा, क्या आपने मेरी माँ को कहीं पर देखा है? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है, कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। नहीं विवेक, मैंने तुम्हारी मां को नहीं देखा। मैं तो खुद अभी अभी सोकर उठा हूं। ठीक है मोहन चाचा, मैं कहीं और पता करता हूँ। विवेक उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। क्या पता माँ और बाबा दोनों कहाँ चले गए हैं। माँ ने तो गांव में भी पूरे में देख लिया है, पता नहीं ऐसा कहाँ चले गए हैं। हे भगवान, रक्षा करना माँ। और बाबा ने मुझे आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज पता नहीं कि सुबह सुबह दोनों कहाँ चले गए हैं। विवेक की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में विवेक वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का जब समय विवेक जल्दी से उठता है तो वह जोर से बोलता है। माँ, बाबा, ओ माँ, कहाँ पर हो तुम? विवेक इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद विवेक रोते हुए कहता है। हे भगवान, मेरे माँ बाबा दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अभी तक नहीं लौटे, कहीं मुझे अकेला तो छोड़कर नहीं भाग गए वो दोनों। विवेक भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में उसे एक दाना भी नहीं मिलता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। विवेक बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि विवेक के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। देखो, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं ना। क्या हुआ भाई मोहनदास, ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो ना, बेचारे विवेक की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ, अब विवेक कहाँ जाएगा? उस बच्चे को एकदम अकेला छोड़कर भाग गए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो मोहनदास, इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी?
जो इसे इसके माँ बाप अकेला छोड़कर भाग गए हैं। गांव के लोग विवेक के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वहीं पास में खड़ा सेठ हीरालाल यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसके बाद वह जल्दी से विवेक के घर जाता है। विवेक, अरे ओ विवेक के बच्चे कहाँ पर हो? बाहर निकल। इतना सुनकर विवेक जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी, कहिए क्या काम है? अरे विवेक, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे सेठ जी? हाँ, पैसे तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज के पैसे वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे मेरे पैसे कैसे वापस देगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ये सब मुझे नहीं पता कि तू मेरे पैसे कैसे देगा। मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। सेठ जी, अब तो मेरे पास ले देकर बस ये एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूं। अगर इससे आपका कर्ज चूकता है तो आप ये रख लो। इस झोपड़ी का मैं क्या करूं अगर पैसे नहीं है? तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी यह कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। विवेक नादान था, इसलिए वह आसानी से सेठ हीरालाल की बातों में आ जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो चलो मेरे साथ। ठीक है, चलिए सेठ जी। इसके बाद विवेक सेठ हीरालाल के साथ चला जाता है। इसके बाद विवेक सेठ हीरालाल के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी सेठ हीरालाल विवेक को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। यह ले खाना और इसे खाकर सो जा, और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं है। जी सेठ जी, जरूर मैं सुबह जल्दी उठकर खेत चला जाऊंगा। सेठ हीरालाल विवेक को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे विवेक भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और विवेक 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह विवेक को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से सेठ हीरालाल के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई है। जल्दी से खेत पहुंचता हूं, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे मारेंगे आज तो। जैसे ही विवेक खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ हीरालाल लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर विवेक बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए। सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। सेठ विवेक को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो विवेक हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज विवेक सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? सेठ जी विवेक का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है? विवेक, गलती किसकी है मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया, और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा। मेरी खेत से जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ हीरालाल की ऐसी कड़वी बातें सुनकर विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं सेठ जी।
वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर विवेक सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था, जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस इस गांव में नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे कहीं भी रहना पड़े और अपना गुजारा करना पड़े। यह सब सोचते हुए भूखा प्यासा विवेक एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद विवेक आगे बढ़ता है। विवेक उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी विवेक की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। विवेक को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम यहां इस जंगल में क्या कर रहे हो? विवेक साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। कहो क्या बात है? हाँ बाबा, परेशान तो हूं। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ और वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। विवेक साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल विवेक को दे देते हैं। बेटा, ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो, लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। विवेक को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ इधर लाना। विवेक साधु बाबा की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। विवेक का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, क्या लकीरें हैं! मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में ही ऐसी लकीरें देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। बाबा की बात सुनकर विवेक को हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं है। विवेक की बात पर साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोलते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम मेरी बात सुनकर ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ हुआ है क्या? बाबा, मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है। बाबा, मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। साधु बाबा, मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है साधु बाबा, आपकी बात मानकर मैं पश्चिम दिशा की ओर सफर करूंगा और मुझे यह फल देने के लिए शुक्रिया। इसके बाद विवेक साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और विवेक को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर विवेक को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ ही गया। मुझे अब कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। चलो, अब गांव में रहने के लिए कोई जगह देखता हूं। विवेक गांव में इधर उधर किसी काम और रात को रहने के लिए जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे ओम प्रकाश नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। ओम प्रकाश एक बूढ़ा आदमी था और वो सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात करता था। विवेक को देखकर
वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? बोलो कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? मुझे तुम इस गांव के तो नहीं लगते, क्योंकि मैंने आज से पहले तुम्हें कभी इस गांव में तो नहीं देखा। जी मेरा नाम विवेक है और मैं इस गांव का नहीं हूं और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। लेकिन क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में मुझे आपसे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे राजीव को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। ठीक है काका, मैं आपकी मदद कर देता हूं इन सभी डिब्बों को अंदर रखने में। विवेक बड़े मन से ओम प्रकाश की मदद करने लगता है। ओम प्रकाश को भी विवेक से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही ओम प्रकाश विवेक को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ ओम प्रकाश और उसका बेटा राजीव अकेले रहते थे। राजीव की मां का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, आज आप ये किस भिखारी को उठाकर ले आए हो अपने साथ घर पर? कौन है ये? तमीज से बात कर राजीव, इसका नाम विवेक है और ये आज रात ये हमारे साथ यहीं हमारे घर में रुकेगा। इसने आज दुकान पर मेरी बहुत मदद की है। और तुम आज दुकान पर क्यों नहीं आए थे? पता भी है कि आज दुकान पे कितना काम था। अरे पिताजी, मैं आज किसी काम में थोड़ा व्यस्त था, इसलिए तो आज मैं दुकान पर नहीं आ पाया। हाँ हाँ, सब जानता हूं कि तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर, ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूं। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आज खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहां रुकने के लिए एक छत दी है, वही बहुत है। सच में क्या तुम खाना बना दोगे? जी हां जरूर, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। मैं अभी आपके लिए खाना बना देता हूं। इसके बाद विवेक सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है! लगता है आज सबसे अच्छा खाना खाने को मिलेगा। सही कहा पिताजी, खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो अब सब खाना खाते हैं। आओ विवेक, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या सेठ जी, मैं भी आपके साथ ही बैठकर खाना खाऊं? हाँ हाँ, और क्या, आओ विवेक। विवेक जब यह देखता कि ओम प्रकाश उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? कुछ नहीं सेठ जी, आज बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए अब सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह विवेक जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है। और राजीव सेठ को भी उठा दीजिए, वो भी नाश्ता कर लेंगे। क्या खुशबू आ रही है चाय की, वाह! अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया विवेक। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हां, ये क्या सेठ सेठ लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। ओम प्रकाश की बातों को सुनकर विवेक को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है। ठीक है ओम प्रकाश चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद ओम प्रकाश से कहता है। ओम प्रकाश चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस घर में रहने दिया और इतना प्यार भी दिया, इतनी इज्जत दी। अब मैं चलता हूं। विवेक, कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं, किसके पास जाओगे तुम अब? चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा। विवेक, एक काम करो तुम। क्या करूं? ओम प्रकाश चाचा, आप ही बता दो। बेटा, तुम राजा के दरबार में चले जाओ, राजा विक्रम बड़े दयालु है। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा।
ठीक है चाचा, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद विवेक ओम प्रकाश से आशीर्वाद लेता है और राजा के दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। विवेक के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद थी कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। विवेक जल्दी जल्दी राजा के दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे, यह पक्षी तो काफी घायल हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि यह पक्षी मर चुका है। विवेक उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ा सा भी नहीं चल रही थीं। ये बेचारा पक्षी तो लगता है कि अब मर चुका है। इसके बाद विवेक उस पक्षी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वह पक्षी ऐसे क्यों पड़ा था? मुझे यह बात समझ नहीं आई। कहीं वह पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूंगा। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। विवेक इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगता है। देर बाद विवेक उस मरे हुए पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। विवेक के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और ठकर विवेक के पास आता है और उससे पूछता है। कौन हो तुम? ये पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? विवेक राजा की बात सुनकर डर जाता है और कहता है, महाराज, मेरा नाम विवेक है और मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था, तो मुझे यह पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज्य दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है बेटा कि इसे तुमने नहीं मारा है। पर क्या तुम्हें पता है कि यह पक्षी किसका है? किसकी है? महाराज, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। मैं तो ये किसी काम की तलाश में आया था। आप ही बता दीजिए कि यह पक्षी किसका है। यह पक्षी यहाँ के राजकुमार का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? कौन है महाराज वो राजकुमार? तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, ये पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़कर कहीं भाग गए थे। मैं राजकुमार नहीं हो सकता महाराज। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गया था, अपने साथ ले गए थे। लेकिन यह सब आपको कैसे पता? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। बेटा, जब तुम गुम हो गए थे तब हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उस समय हमारे पास एक साधु आए थे जिसने यह भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा पुत्र 25 वर्ष के बाद हाथ में एक मरा हुआ पक्षी लेकर खुद दरबार में आ जाएगा। इतना सुनकर विवेक को जंगल में मिले हुए साधु की बात याद आ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम लौट आए हो, अब सब सही हो जाएगा। इसके बाद विवेक अपने पिता राजा विक्रम से आशीर्वाद लेता है